आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। रेलवे, एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे पादप ऊतक क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और कौन सा ऊतक क्या काम करता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पादप ऊतक। अक्सर स्टूडेंट्स बायोलॉजी के भारी भरकम शब्दों को रटने में उलझ जाते हैं ना। बिल्कुल, मतलब रटना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिस स्रोत और कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सटीक है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे का जो विज्ञान है उसे डिकोड करेंगे। राइट, मतलब रटना तो हमें है ही नहीं। तो चलो अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। इसकी हेडिंग है पादप ऊतक एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। हाँ, और ये हेडिंग इस पूरे विषय की एक तरह से नींव रख रही है। मतलब इसमें जो चित्र दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक पौधे की जड़ें और पत्तियां कैसे विकसित हो रही हैं। एक हिस्सा अंधेरे में जमीन के नीचे पानी की तलाश में जा रहा है और दूसरा सूरज की रोशनी की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। इन दो बिल्कुल विपरीत कामों को एक साथ संभालने के लिए जो अंदरूनी ढांचा चाहिए ना, वो बहुत ही गजब का होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर मुझे एक डाउट आ रहा है। मतलब अक्सर हम इंसानी ऊतकों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ह्यूमन टिश्यूज के बारे में। क्या पौधों को भी ऐसी ही एक संपूर्ण मार्गदर्शिका की जरूरत होती है? क्या उनके ऊतक इंसानों से ज्यादा जटिल होते हैं या सरल? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, इंसानों की तरह पौधों को सोचने या चलने फिरने के लिए नर्वस सिस्टम या मांसपेशियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें तेज धूप और आंधी एक ही जगह खड़े होकर सहनी है, इसलिए उनके ऊतक जटिल होने के बजाय बहुत ज्यादा मजबूत और सरल होते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट पर होता है। समझ गई, मतलब सपोर्ट ही उनका मेन गोल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि पादप ऊतक असल में क्या है। बिल्कुल, और यहाँ परिभाषा बहुत ही साफ शब्दों में दी गई है। हाँ, इसमें लिखा है कि पौधों में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और इसके मुख्य कार्य हैं पौधे की वृद्धि, सहारा और भोजन का परिवहन। राइट। जीव विज्ञान में ना डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा बहुत जरूरी है। जब कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं तो वो एक टीम बना लेती हैं, जिसे हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। एक सेकेंड, अगर समान कोशिकाओं का समूह ही ऊतक है तो क्या एक अकेली कोशिका पौधे में कुछ नहीं कर सकती? इसे ऐसे समझें कि क्या ये ऊतक एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह काम करते हैं? जैसे एचआर का काम अलग है, सेल्स का काम अलग है। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक सिंगल सेल यानी अकेली कोशिका अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में तो सब कुछ कर सकती है, जहां एक ही सेल खाना भी खा रहा है और सांस भी ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक विशाल पेड़ में एक अकेली कोशिका पानी को जड़ों से 100 फीट ऊपर तक पंप नहीं कर सकती। इसीलिए उन्हें डिपार्टमेंट यानी ऊतक बनाना पड़ता है, ताकि पूरी टीम मिलकर उस बड़े टारगेट को अचीव कर सके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पादप ऊतक के प्रकार दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, पहली कैटेगरी है विभज्योतक ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरी है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ये नाम थोड़े तकनीकी लग रहे हैं, विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। अगर हम साधारण भाषा में इसका मतलब निकालें तो क्या इसका सीधा संबंध विभाजन यानी डिवीजन से है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हिंदी का शब्द विभज्योतक 2 शब्दों से ही बना है, विभाजन और ऊतक। अच्छा जी, और अंग्रेजी का मेरिस्टेमेटिक भी ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से आया है, जिसका मतलब ही होता है विभाजित होना। मतलब ये वो जवान और एक्टिव हिस्से हैं जो लगातार नए सेल्स बनाते रहते हैं। राइट, मतलब ये एक्टिव टीम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और इस विभज्योतक ऊतक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल, इनकी विशेषताएं बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, स्लाइड के अनुसार इनमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। ये छोटी और जीवित होती हैं। इनकी बाहरी दीवार बहुत पतली होती है और इनमें वैक्यूल छोटा होता है या पूरी तरह अनुपस्थित होता है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर किसी कोशिका को बार बार 2 हिस्सों में बंटना है तो उसकी दीवार पतली और लचीली ही होनी चाहिए ना। हाँ, सख्त होगी तो टूटेगी कैसे? लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक डाउट है। मतलब हमने तो हमेशा पढ़ा है कि प्लांट सेल्स की सबसे बड़ी पहचान ही उनका बड़ा वैक्यूल होता है, तो फिर इन तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं में वैक्यूल छोटा या गायब क्यों होता है? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है।
इसे समझने के लिए वैक्यूल का काम देखिए। उसका काम है पानी या खाना स्टोर करना। एक स्टोर रूम की तरह। बिल्कुल। अब जो कोशिका दिन रात सिर्फ डिवाइड होने में लगी है, उसे स्टोर रूम की क्या जरूरत? उसे तो अपना सारा फोकस प्रोडक्शन पर लगाना है। अगर बीच में बड़ा सा वैक्यूल आ गया तो कोशिका को बढ़ने में रुकावट होगी। अरे हाँ, मतलब जगह बचाने के लिए स्टोर रूम हटा दिया। एग्जैक्टली। सारा फोकस सिर्फ विभाजन पर होता है, स्टोरेज पर नहीं। ये लॉजिक तो एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि लोकेशन के आधार पर विभजोतक के 3 प्रकार होते हैं। राइट। प्रकृति ने बहुत स्मार्ट तरीके से इनकी जगह तय की है। पहला है शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेम, जो जड़ और तने के सिरे पर होता है और लंबाई बढ़ाता है। दूसरा है पार्श्व या लैटरल मेरिस्टेम, जो किनारों पर होता है और मोटाई बढ़ाता है। और तीसरा है अंतर्वेशी या अंतर्वर्ती मेरिस्टेम, जो नोड्स के पास होता है। बिल्कुल। शीर्षस्थ टॉप पर है ताकि पौधा ऊपर जाए, लेकिन अगर वो सिर्फ लंबा होगा तो हवा से टूट जाएगा, है ना? हाँ, बेस भी तो मजबूत चाहिए। इसलिए पार्श्व या लैटरल ऊतक तने की मोटाई बढ़ाते हैं। और जो तीसरा है अंतर्वर्ती, वो डैमेज कंट्रोल करता है। अच्छा, डैमेज कंट्रोल। तो मतलब जब माली बगीचे में घास काटता है और वो कुछ ही दिनों में वापस बड़ी हो जाती है, तो क्या ये उसी अंतर्वर्ती ऊतक का जादू है? 100%। यही इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। जब घास ऊपर से कटती है तो उसका शीर्षस्थ हिस्सा उड़ जाता है, लेकिन नोड्स के पास छुपा हुआ अंतर्वर्ती ऊतक तुरंत एक्टिव हो जाता है और घास वापस लंबी हो जाती है। वाओ, प्रकृति का अपना बैकअप प्लान। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां से कहानी में स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू की एंट्री होती है। हाँ, ये वो ऊतक हैं जो अब सेटल हो चुके हैं। स्लाइड के मुताबिक ये वो ऊतक हैं जो विभाजन करना बंद कर देते हैं और एक विशेष कार्य करते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशेष ऊतक। बिल्कुल। इसे बायोलॉजी में सेल्यूलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब कोशिकाएं तय करती हैं कि अब विभाजन बहुत हो गया, अब पौधे के लिए कोई पक्की नौकरी की जाए। अच्छा, तो वो परमानेंट हो जाती हैं। लेकिन यहां मेरी एक गहरी शंका है। क्या स्थायी का मतलब है कि वे हमेशा के लिए लॉक हो गए हैं? अगर पौधे को कोई गहरी चोट लग जाए तो क्या यह स्थायी ऊतक वापस वे भज्जोतक बनकर उस चोट की मरम्मत नहीं कर सकते? आप तो बिल्कुल वैज्ञानिकों की तरह सोच रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर ये लॉक ही होते हैं, लेकिन आपातकाल में प्रकृति ने एक इमरजेंसी अनलॉक बटन भी दिया है। सच में? वो कैसे काम करता है? इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। कुछ खास स्थायी ऊतक अपनी अवस्था छोड़कर वापस विभजोतक बन जाते हैं और एक घाव भरने वाला टिश्यू बनाते हैं जिसे कैलस कहते हैं। तो हाँ, वो मरम्मत कर सकते हैं। ये तो किसी सुपर हीरो की हीलिंग पावर जैसा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम सरल स्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पौधे के बुनियादी निर्माण खंड हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला पैरेन्काइमा, जो जीवित है और भोजन संग्रह करता है। पत्तियों और फलों में यही होता है। दूसरा कॉलेनकाइमा, जिसकी दीवार असमान रूप से मोटी है और ये लचीला सहारा देता है। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, जो मृत कोशिकाएं हैं और लिग्निन के कारण इनकी दीवार बहुत मोटी और कठोर होती है, जैसे नारियल का छिलका। एग्जैक्टली। पैरेन्काइमा सॉफ्ट हिस्सा है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबल सपोर्ट है और स्क्लेरेनकाइमा पौधे का हार्डवेयर है। यही मुझे हैरानी हो रही है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत यानी डेड हैं। एक मृत कोशिका पौधे जैसी जीवित चीज को कैसे सपोर्ट कर सकती है? क्या ये किसी इमारत में स्टील के पिलर की तरह हैं, जो खुद तो निर्जीव हैं पर पूरी बिल्डिंग को टिकाए रखते हैं? बिल्कुल सटीक एनालॉजी। स्क्लेरेनकाइमा स्टील के पिलर की तरह ही है। जब इन पर लिग्निन नाम का रसायन जमा हो जाता है तो अंदर कोशिका मर जाती है, लेकिन वो जो खाली लिग्निन की मोटी दीवार बचती है वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है। मतलब पौधे को उन्हें जिंदा रखने के लिए ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। जीरो मेंटेनेंस वाले पिलर। कमाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बी जटिल स्थायी ऊतक के बारे में है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, ये प्लांट बायोलॉजी के सुपरस्टार्स हैं। पूरी प्लम्बिंग और सप्लाई चेन। स्लाइड में लिखा है कि जाइलम पानी और खनिजों का जड़ से पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का पत्तियों से पूरे पौधे में ऊपर और नीचे दोनों तरफ परिवहन करता है। बिल्कुल। जाइलम एक 1 वे हाईवे है और फ्लोएम 2 वे हाईवे है। यहाँ मेरा एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर ले जाता है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, लेकिन फ्लोएम भोजन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाता है। जाइलम को नीचे जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? इसके पीछे शानदार फिजिक्स है। जाइलम एक खिंचाव या सक्शन पर काम करता है, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं।
पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो स्ट्रॉ की तरह नीचे से पानी खींचता है। अच्छा, तो सारा पानी तो जड़ों से ही आ रहा है? एग्जैक्टली उसे वापस जड़ों में भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन खाना तो सिर्फ पत्तियों में बन रहा है और उसकी जरूरत नीचे अंधेरे में बैठी जड़ों को भी है, इसलिए फ्लोएम को टू वे ट्रैफिक संभालना पड़ता है। बहुत ही स्पष्ट लॉजिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विशेष ऊतक और कुछ वन लाइनर्स दिए गए हैं। हाँ, लेटेक्स और रेजिन जैसे ऊतक। स्लाइड में जाइलम को पानी से, फ्लोएम को भोजन से और स्क्लेरेनकाइमा को कठोरता से जोड़ा गया है। लेकिन मेरी जिज्ञासा इन विशेष ऊतकों पर है। ये लेटेक्स और रेजिन जो पौधे निकालते हैं, क्या ये उनके लिए कोई दवा का काम करते हैं या फिर ये सिर्फ उनका पसीना या वेस्ट मटेरियल है? यह एक बहुत आम भ्रांति है। ये कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। असल में यह पौधे का बहुत ही एडवांस्ड फर्स्ट एड किट और डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कैसे? जब पौधे को कट लगता है तो ये रेजिन बाहर आकर सूख जाता है और घाव को सील कर देता है, बिल्कुल हमारे खून के थक्के की तरह। और इनमें एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं। पौधे अपनी मरहम पट्टी खुद कर लेते हैं। क्या बात है। चलो अब अपनी MCQs वाली अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, जल का परिवहन कौन करता है? इसका उत्तर है जाइलम। और दूसरा सवाल, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है फ्लोएम। ये दोनों तो सदाबहार सवाल हैं। एग्जामिनर हमेशा चेक करता है कि बेसिक क्लैरिटी है या नहीं। लेकिन एग्जाम के उस भारी दबाव में जाइलम और फ्लोएम में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या कोई आसान ट्रिक है, जैसे ज से जाइलम और ज से जल और फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी भोजन? अरे, मैं इस ट्रिक की पूरी तरह से सराहना करता हूँ। परीक्षा के उस स्ट्रेस वाले माहौल में ऐसी ट्रिक्स ही जान बचाती हैं। ज से जल और फ से फूड, ये इतनी सटीक ट्रिक है कि कोई इसे कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां Q3 और Q4 है। देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा सवाल है, कौन सा ऊतक मृत होता है? उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा। और चौथा सवाल है, पौधे की लंबाई किससे बढ़ती है? जिसका उत्तर है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। राइट, पर मुझे लिग्निन पर गहराई में जाते हुए एक बात पूछनी है। इस लिग्निन के बारे में थोड़ा और बताइए। क्या ये कोई प्राकृतिक गोंद या सीमेंट है जो इन मृत कोशिकाओं को इतना सख्त बना देता है कि वे नारियल के छिलके जैसी कठोर हो जाती हैं? एग्जैक्टली। लिग्निन एक बहुत ही जटिल ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये बिल्कुल प्राकृतिक सीमेंट की तरह काम करता है। ये कोशिकाओं को इतना वाटरप्रूफ और सख्त बना देता है कि वो सदियों तक खराब नहीं होती। अच्छा, इसीलिए लकड़ियां इतनी मजबूत होती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ Q5 और Q6 है। मोटाई और लचीलेपन वाले सवाल, राइट? हाँ। पांचवा सवाल है, मोटाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है? उत्तर है पार्श्व विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेम। और छठा सवाल है, कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? जिसका उत्तर है लचीलापन देना। बिल्कुल, गर्त और फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन पर मैं प्रकृति के एक दृश्य का वर्णन करना चाहूंगी। जब बहुत तेज आंधी आती है और पेड़ की डालियां बुरी तरह झुक जाती हैं लेकिन टूटती नहीं, तो क्या उस वक्त ये कोलेनकाइमा ही उन्हें बचा रहा होता है? 100% यही कोलेनकाइमा का मुख्य रोल है। ये ऊतक तन्यता या टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसमें पेक्टिन नाम का पदार्थ होता है जो इसे बायोलॉजिकल स्प्रिंग बना देता है। बायोलॉजिकल स्प्रिंग? मतलब हवा के दबाव से झुकेंगे पर टूटेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर ये ऊतक न हो तो तेज हवा में पेड़ शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएं। वाओ। चलो अब आज की अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ Q7 और Q8 है। जी, अंतिम दो महत्वपूर्ण सवाल। सातवां सवाल है, कठोरता प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा, लिग्निन के कारण। और आठवां सवाल है, घास में तेजी से वृद्धि किस ऊतक से होती है? उत्तर है अंतर्वर्ती विभज्योतक जो नोड्स पर होता है। हाँ, डैमेज कंट्रोल वाला बैकअप प्लान। राइट। लेकिन मेरा अंतिम सवाल थोड़ा अलग है। घास के अलावा क्या बांस यानी बैम्बू के पेड़ों में भी यही अंतर्वर्ती ऊतक होता है जिसकी वजह से वो इतनी अविश्वसनीय गति से बढ़ते हैं? अरे, ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो बांस कोई पेड़ नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी घास है। अच्छा, बांस एक घास है? बिल्कुल। और चूंकि वो घास है, उसके तने पर बहुत सारे नोड्स होते हैं। हर नोड पर ये अंतर्वर्ती ऊतक एक साथ एक्टिव होते हैं। आम पेड़ों में सिर्फ ऊपरी सिरा बढ़ता है, लेकिन बांस में 20 हिस्से एक साथ लंबे होते हैं, इसीलिए वो रॉकेट की तरह बढ़ता है। क्या बात है, एक ही समय पर कई जगह से ग्रोथ। जी हाँ। और इस विस्तृत अध्ययन के अंत में मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचकर देखिए, पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते,
उनके पास मांसपेशियां नहीं है, फिर भी उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और उनका सपोर्ट सिस्टम हमारी इंसानी इंजीनियरिंग से भी ज्यादा उन्नत है। शायद भविष्य की गगनचुंबी इमारतें स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के इसी लचीलेपन और कठोरता के संतुलन से प्रेरित होकर बनाई जाएंगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ आउटवर्ड शेयर करें और ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।